हमारा जो आज का पार्ट है वो राउल्ट के नियम से स्टार्ट होगा। राउल्ट का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो। इसमें आपको राउल्ट के नियम के पर्पस ज़रूर मतलब आपको लिखने होते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इवन अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री का पार्ट आता है और उसमें अगर चैप्टर आपका सॉल्यूशन है तो राउल्ट का नियम बहुत अच्छे से समझिए। बेसिकली राउल्ट ने जो नियम दिया था वो वाष्प दाब के ऊपर दिया था। इन्होंने वाष्प दाब के बारे में बोला था और मेन पॉइंट ये था कि इन्होंने ऐसे पदार्थों के बारे में बोला था जो अवाष्पशील हो। अवाष्पशील पदार्थों के लिए इन्होंने दिया था। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियोज़ में बताए हैं कि वाष्प दाब क्या होता है और अवाष्पशील पदार्थ के बारे में भी मैंने बताया। तो बस अब इनका रूल जान लेते हैं। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब ये होता है कि आप जो सॉल्यूशन आपका होगा उसमें जो चीज़ आप मिलाने वाले हो, विलेय जो मिलाने वाले हो, वो वाष्पित नहीं होती है, यानी उसकी वाष्प नहीं बनती है और जब वाष्प नहीं बनेगी तो उसका वाष्प दाब भी शून्य हो जाएगा, ये निन्ना के बराबर हो जाएगा। तो राउल्ट ने ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में बताया है। तो इनका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए, साइंस होती ही ऐसी है कि इसमें आप कोई हवा में नहीं बोल सकते हो। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद वो चीज़ तैयार की जाती है। इसलिए अगर आप एक बुक पढ़ते हो, किसी की थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आपने उसकी बहुत सालों की मेहनत पढ़ी है। यहाँ जान लेते हैं राउल्ट के नियम के बारे में। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप इस कोट कर लीजिएगा, यानी इसको आपको याद रखना है। देखिए, जो नियम होता है अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो तो कोट पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपके भी मार्क्स पक्के हो जाते हैं। यानी ये आपको जो ये लाइन है आपको 100% अगर ये याद है तो ये आपको फुल मार्क्स दिलाती है। नहीं तो अगर आपको नहीं याद होता है तो बस आप एक्सप्लेन कर दीजिए, यानी जैसे आप हिंदी वगैरह में लिखते हो, कोई पॉइंट पकड़ते हो और उसके बारे में जो भी आपको समझ में आया आप उसके बारे में लिखते हो वैसा। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो तो वो आपको फुल मार्क्स दिला देता है। अब इसमें आगे जानते हैं राउल्ट ने नियम को जो है, देखिए जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है या अवनमन का मतलब होता है नीचे गिरना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों अवनमन होता है। देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए जब हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें विलायक लेते हैं जो कि वाष्पशील है, यानी उसकी भाप बन सकती है, और हम उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं, ऐसा विलेय मिला देते हैं जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नहीं होगा तो इसमें ऐसा क्या होता है, जब विलेय हम मिलाते हैं तो वो तो खुद तो वाष्प इसका बनता नहीं है, लेकिन उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जो विलेय होता है उसके पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। इसकी वजह से जहाँ विलायक के सभी पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाष्पित हो रहे थे, उनमें से अब कुछ विलेय की वजह से पकड़ में आ जाते हैं और उनका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए इसको अवनमन कहा जाता है। तो जब भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है किसी भी विलायक में, शुद्ध विलायक में, तो उसके वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी आती है। ठीक है, आपेक्षिक का मतलब होता है अंदाज़ा हम लगाते हैं, एवरेज जो हमारा एवरेज होता है, औसतन जो कमी आती है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यही इसका जो है इनका रूल है राउल्ट का। अब इन्होंने आगे इसको थोड़ा-सा गणितीय रूप में दिया है। यदि समान ताप पर शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रमशः, जहाँ पे भी नॉट लगा दिया जाता है, ये समझिए ये प्रारंभिक स्थिति होती है जो कि शुद्ध विलायक की है, क्योंकि इसमें पहले विलयन के मिलाने से पहले जो था वो शुद्ध विलायक था और जब इसमें विलेय मिला दिया जाता है तो जो वाष्प दाब हो जाता है वो पीएस हो जाता है। अब एक चीज़ मैंने भी बताया था कि जो वाष्प दाब होता है विलयन का, वह शुद्ध विलायक से गिर के कम हो जाता है, तो इसका मतलब जो पीएस होगा वो पी नॉट से कम होगा। अब यहाँ पे विलेय और विलायकों के मूल संख्याएं जो हैं वो एन और एन है, कैपिटल एन और स्मॉल एन है। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मोल प्रभाज, मोलों की संख्या, मोलरता और मोलनता के बारे में बताया है, आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन की जब बात की जाती है तो एक रेशियो आ जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन बाई एन प्लस एन। ये मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पी नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस मतलब विलेय मिलाने के बाद जो वाष्प दाब होता है विलयन का,
वो होता है, ठीक है। और ये है विलय का मूल प्रवाह, इसके बराबर होता है। NB और NA भी यही, N और N का मतलब ही है, ठीक है। बस चेंज कर दिया गया है टर्म। समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि वाष्प दाब का अवनमन विलयनों का एक अणुसंख्यक गुण है। अणुसंख्यों का गुण इसलिए होता है क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलों की संख्या पे, और जो मोलों की संख्या है वही क्या है, अणुओं की संख्या है। तो मतलब वही से हमें अणुओं की संख्या मिलती है, इसी वजह से ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। राउल्ट का नियम निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि अगर मूल प्रभाज बढ़ता है तो वाष्प दाब में जो कमी है वो बढ़ेगी, और अगर कम होता है तो वाष्प दाब घटेगी। अब यहाँ कुछ ये इंग्लिश में दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। वाष्पशील विलयनों के आदर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन जो है, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट कुछ खास अच्छा नहीं है। आदर्श विलयन की तरह कोई भी व्यवहार नहीं करता है। ये सिर्फ एक कह सकते हैं आप बनी बनाई चीज़ें हैं, बताई गई हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो जो विलयन ताप और सांद्रता के सभी परिस्थितियों राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि आप आदर्श विलयन से क्या समझते हो, तो राउल्ट के नियमों का जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। वास्तव में ऐसे बहुत कम विलयन हैं जो आदर्श विलयन के सदृश व्यवहार करते हैं। जो बेंजीन होता है, बेंजीन ही थोड़ा-थोड़ा ये राउल्ट के नियम को पालन करता है, फॉलो करता है। इसलिए जो है बेंजीन को ही इसके समकक्ष माना गया है। हालाँकि रियल में आदर्श विलयन एक मिथ जैसा है। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएँ हैं, जैसे राउल्ट के नियम में अवाष्पशील वैद्युत अनवघटियों के तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु का मतलब होता है जो पतला होता है, यानी दूसरे वाले से पतला होता है। सांद्र वाले में ये विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। गलत जो दिख रहा होता है वो नहीं दिखता है, मतलब जो उन्होंने रूल में बताया वो उसके उल्टा काम करता है। अनवघट्य का मतलब क्या होता है? अनवघट्य का मतलब होता है जिसका वैद्युत द्वारा अपघटन ना हो, वो आयंस में बँटते नहीं हैं, अपघटित नहीं होते हैं। राउल्ट का नियम समीकरण केवल उन अवाष्पशील पदार्थों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। अवाष्पशील है और क्या हो, विलायक से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं, उन विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अब अपघट्य का मतलब है कि वैद्युत प्रवाहित करने पर जो आपका पदार्थ होगा वो अपघटित हो जाएगा, बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा NaOH, NaCl, ये सब क्या होते हैं, जब इनको डिसोसिएट किया जाता है, अपघटन किया जाता है तो ये Na+ और OH- में बढ़ जाता है। अब आगे जान लेते हैं। इसका एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है अणुसंख्यक गुणधर्म की, तो जो है वो हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक बेसिकली होती है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस तापमान पे कोई चीज़ उबलने लगती है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उन्नयन का मतलब होता है ऊँची चढ़ना। अब वैसे भी अगर आप चीज़ देखो, कोई चीज़ आपने ले रखा है और आप उसको बॉयल कर रहे हो, और इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ मिला दी है जो जल्दी से वाष्प में नहीं परिवर्तित होती है, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। तो उसी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक वह दाब है जिस पर वाष्प दाब अवमंदन दाब के बराबर होता है। ये परिभाषा जैसी है, हालाँकि जो मैंने समझाया है मेन मोटिव वही होता है कि वाष्प दाब क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पे कोई चीज़ उबलने लगती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इन्होंने आगे कोट किया था कि किसी विलायक में कोई वाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है। अर्थात वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर डेल्टा टी क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ हमने कभी भी डेल्टा वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि दो चीज़ों के बीच में अंतर किया जा रहा है। अब पहले जब शुद्ध विलायक था तो उसका एक बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। अब क्योंकि हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे हैं तो विलायक में कोई चीज़ मिला दी जाती है तो वो विलयन बन जाएगा। इसका मतलब जो विलायक का मान लेते हैं अगर T0 है, चाहे यहाँ लगाइए चाहे नीचे लगाइए, अगर T0 अगर हम विलायक का मान लेते हैं तो जो विलयन का क्वथनांक होगा वो क्या होगा, हम T सिर्फ मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे हैं। तो विलायक से ही हमारा विलयन बनेगा, तो जब विलयन बनेगा तो ये ऊंचा जाएगा, तो T-T0 हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने यही किया है, क्वथनांक का उन्नयन = हो जाएगा T-T0 = डेल्टा TB। B का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। किसी द्रव का ताप बढ़ने से उसका दाब बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है, और जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ प्लॉट, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ वगैरह बनाया है, आप इसको वैसे समझ सकते हैं। बेसिकली मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है, ताप T नॉट पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट और विलयन का वाष्प दाब PS है। अतः यहाँ T नॉट ये शुद्ध अवस्था में है, और शुद्ध अवस्था यानी विलायक, और विलायक का जो अभी मैंने राउल्ट के नियम में बताया था, तो जो वाष्प दाब था वो P नॉट था, तो T नॉट पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P नॉट, और विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PS। अतः T नॉट पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS। अब इसमें हम आगे समझते हैं। तो TB को प्रोपोर्शनल कर दिया गया है P नॉट माइनस PS, यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन आया है या अंतर आया है उसको हमने बराबर कर दिया है वाष्प दाब के अंतर के, यानी प्रोपोर्शनल कर दिया है। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटता है, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, वो अंतर होता है, वो किसके बराबर आ जाता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा वो इसके प्रोपोर्शनल में और ये इसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, यानी डायरेक्टली जो TB होगा वो किसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, विलेय के मोल प्रभाज के। इस संबंध से ज्ञात होता है कि वाष्प दाब अवनमन की तरह क्वथनांक उन्नयन भी विलयन का एक अणुसंख्य गुण है। ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज जहाँ जहाँ आएगा इसका मतलब मोलों की संख्या इन्वॉल्व होगी, और मोलों की संख्या सीधा सीधा किससे संबंधित होती है, अणुओं की संख्या से। अब इसमें क्वथनांक के उन्नयन और वैद्युत अनुघट्य के मिलन में मोललता में संबंध, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। यह ज्ञात हुआ है कि किसी अवाष्य वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के विलयन का क्वथनांक डेल्टा TB विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, कोई चीज़ हवा हवा में नहीं बोली गई है। तो यहाँ मोललता मैंने इससे पहले बताया है कि क्या होता है, तो बस हम क्या करेंगे, डेल्टा TB को प्रोपोर्शन कर देंगे मोललता के, मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे। कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है या स्थिरांक आता है, यहाँ पे जो स्थिरांक आता है उसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना कैसे करेंगे, यानी विलेय के अणुभार की गणना कैसे करेंगे। किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ के अणुभार m और उसके विलयन के क्वथनांक उन्नयन में निम्न के संबंध होता है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये फॉर्मूला डिराइव होता है मोललता से, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा या रट लीजिएगा। ये आपका जो है न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत आंकिक प्रश्न इससे बहुत आते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिमांक में अवनमन, और उसी के साथ मैं बताऊंगी कि परासरण दाब क्या होता है, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।